स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह से प्रेजेंट है? तो पहले तो हमने कहा कि एटम स्फीयर होता है और स्फीयर के अंदर कई ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने कहा कि एटम्स आर स्फेरिकल इन विच देयर आर सेवरल ऑर्बिट्स। फिर हमने कहा ऑर्बिट जो है वो भी अनडिविजिबल नहीं है, ऑर्बिट फर्दर डिवाइड हो रहा है। ऑर्बिट फर्दर डिवाइड हो रहा है इनटू ऑर्बिटल्स, और वही सब घर हैं इलेक्ट्रॉन के, वहीं इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पॉइंट है कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे रखें so that it gives the most stable arrangement in order to make the atom stable। हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रखें कि वो एक स्टेबल अरेंजमेंट हो और उससे एटम स्टेबल बने। और इसके लिए टोटल 4 रूल्स बच्चे, 4 रूल हमें फॉलो करना है। तो हम एक एक करके रूल को समझेंगे और उसको अप्लाई करते चलेंगे कि कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल अप्लाई होते हैं। एंड देन उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे। कि क्या हो गया गौरव माने को, उसका नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। So electronic configuration is what? Arrangement of electrons in atomic orbitals to give most stable state of atom known as ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं उसको? ग्राउंड स्टेट। तो किसी एटम का ग्राउंड स्टेट क्या है? उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम। Four rules must be strictly obeyed.
4 rules must be strictly obeyed when writing ground state electronic configuration। अब वो रूल्स क्या हैं एक एक करके उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो रूल्स क्या क्या हैं। व्हाट आर दोज रूल्स? सबसे पहले रूल नंबर 1, इसे कहते हैं ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, इसको ऑफवा बोलते हैं, अफवाऊ नहीं, ऑफवा प्रिंसिपल। ऑफवा प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल एक बार सुनेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in orbitals in increasing order of their energy। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल, फिर नेक्स्ट हायर वाला, फिर नेक्स्ट हायर वाला। रूल को लिखते हैं जरा। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in orbitals in increasing order of energy, that is lowest energy orbital। बात नहीं, इसका माइक खुला है, माइक नहीं ओपन रखना है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। प्रिंसिपल के पहले का शब्द कौन सा है? कहाँ पे? ये आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है AUFBAU, अफवाह। साइंटिस्ट है, विदेशी साइंटिस्ट है, अफवाह। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। पहले लोएस्ट एनर्जी वाला, फिर नेक्स्ट लोएस्ट, फिर नेक्स्ट लोएस्ट, फिर नेक्स्ट लोएस्ट। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? हमें कैसे पता चलेगा? सही है ना? हमें ऑर्बिटल की एनर्जी का कैसे पता चलेगा? अब सुनो ध्यान से। ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालना बहुत बड़ी बात है। वो हायर लेवल में जो MSc फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह करते हैं वो उनको पता होता है कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ रिजल्ट यूज करना है। आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है, और उसको याद रखने का अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को याद रखें। समझ गए ना? तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालनी नहीं है, अपने को याद रखनी है। उसके लिए एक सिंपल रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा मेरे साथ पहले देखना, आप लिखना नहीं, जब मैं बोलूँगा तब आप लिखेंगे। अब मैं कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखना। 1s, 2s, 2p,
3s 3p 3d, देखना आमने सामने, s के सामने s, p के सामने p, d के सामने d, 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, 6s 6p 6d, 7s 7p। इससे आगे की जरूरत नहीं। अरे f छूट गया, 4s 4p 4d 4f, यहाँ 4f छूट ही गया। 5s 5p 5d 5f, 6d 6f। 6f की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक कभी पहुँचे नहीं हैं हम, उतना इलेक्ट्रॉन अभी आया नहीं, एटॉमिक नंबर उतना हुआ नहीं। ये देखो मैंने कुछ ऑर्बिटल्स को लिखा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 1 में s ही क्यों लिखा, 1 में p क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा 1p नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? why 1p does not exist? क्योंकि ये जो लिख रहे हैं हम 1 2, ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n है या नहीं? अरे है या नहीं? ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो l के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, क्या? अरे l n-1 होता है ना, 0 से n-1, तो 0 ही रह जाएगा। l इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू ओनली s ऑर्बिटल, इसलिए 1 में p ऑर्बिटल नहीं हो सकता। अच्छा 2 में d क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 में जब n इज इक्वल टू 2 लोगे तो l का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? 0 and 1, s and p ऑर्बिटल। n इज इक्वल टू 3, अब देखो n इज इक्वल टू 3 में क्या हो सकता है l के लिए पॉसिबल वैल्यू? 0 1 2, पता है ना? s p d 0 1 2, f नहीं होगा 3 में। तो ये समझ में आ रहा है ना कि 1 में केवल एक ही 1s लिखा, 2 में 2s 2p लिख दिया, क्योंकि 2 में s and p दोनों हो जाएगा। 3 में देखो s p d हो गया, आगे 4 जाओगे तो f भी आ जाएगा। ये मैंने कुछ ऑर्बिटल्स को दिखाया है यहाँ पे, s के नीचे पूरा s, p के नीचे p, d के नीचे d और f के नीचे f। अभी आपको मैंने लिखने के लिए मना किया है, अभी आप सिर्फ देखेंगे, जब लिखने की टाइम आएगी तो मैं बताऊंगा। अब क्या करना है, इस तरह से आमने सामने ऑर्बिटल्स को लिख के, और देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना है, इसको ऐसे देखो, ऐसे एरो बनाना है, ऐसे डायगोनल। समझ गए? और सभी के हेड को टेल से, नेक्स्ट के टेल से, हेड को टेल से, ये देखो इसका है, एक सेकेंड रुको, इसका हेड, नेक्स्ट का टेल, इसका हेड, इसका टेल, हेड टेल। यही हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। यहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाना है, यानी कि 1s की ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल की एनर्जी, 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, देखते जाओ। 1s के बाद 2s, 2s के बाद यहाँ 2p आया, 2p के बाद देखो 3s आ रहा है, आ रहा है ना?
3s, फिर 3p, देखना जरा, 3s के बाद 3p, ये थोड़ा सा क्लमसी हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही पास पास हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपको बनाने के लिए तो मैंने बोला नहीं था। 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 4s, यहाँ देखो ये 3p के बाद 4s है, फिर जाके 3d, फिर 4p, इस तरह से। तो आपके बनाने के लिए इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, और थोड़ा सा स्पेस देके 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, 6 में f में जाने की ज़रूरत नहीं है, 7s 7p, इस तरह से बना के, और क्या करना है, ऐसे एरो काटना है, ऐसे। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे अंडरस्टूड है कि हेड को आगे नेक्स्ट टेल से कनेक्ट करना है, एक को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, लो इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो अब डायग्राम पे जरा एक बार फिर से गौर करो, देखो 1s के बाद 2s आ रहा है, 2s के बाद फिर 2p, यहाँ हेड है ना बच्चे, यहाँ देखो यहाँ हेड है, तो ऐसे जाओगे ना, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, देखो 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3d नहीं, 3p के बाद कौन है, 4s, दिख रहा है क्या? अब आप ड्रॉ करो इसको पहले 1 मिनट में, कर लिया ड्रॉ। ऑर्डर क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, तब जाके 4f, ऐसे। समझ गए? लिख लिया क्या? हो गया बच्चों ने, लिख लिया? इस तरह से ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे सामने आ गया। अब ये तो एक अप्रोच हुआ। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और अगर फास्ट में आंसर करना है तो इतना बड़ा डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक थ्योरेटिकल रूल भी दे देता हूं, अप्रोच भी दे देता हूं। ये तो एक डायग्रामेटिक अप्रोच हो गया। 2 पॉइंट याद रखना है, ध्यान से सुनना। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
n प्लस एल हायर द एनर्जी, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब एक एग्जांपल लो, 3d4s, ये बताओ कि इसमें n का वैल्यू 3 है, कोई डाउट? और थर्ड ऑर्बिट में है तभी तो 3d लिखे हो। इसके लिए l का वैल्यू 2 है, कोई शक? L0 s ऑर्बिटल, L1 p ऑर्बिटल, L2 d ऑर्बिटल, तो 3d ऑर्बिटल, तो d l के किस वैल्यू के लिए आता है? l इज 2 पे। इधर आ जाओ, यहाँ पे n इज 4 है, कोई डाउट? l इज 0 है, कोई डाउट? s ऑर्बिटल, तो ये बताओ यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू क्या हुआ? यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या हुआ? किसका n प्लस एल ज़्यादा हुआ? किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 3d की। कौन माइक खोला फिर से? 3d की। किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 3d की। यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, दिखा क्या? 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है क्योंकि उसका n प्लस एल ज़्यादा है। डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी देख सकते हो। 3d को ढूंढो, कहाँ है? यहाँ है। अब 4s कहाँ है? यहाँ है। तो 4s पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है। मालूम चला बच्चों को? 4s के बाद 3d, 4s की एनर्जी कम है 3d से। तो मुझे ये बताओ, ये रूल समझ में आया आपको? ऑफ्वा प्रिंसिपल में एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया आपको? n प्लस एल निकालना आपने सीखा क्या? नहीं सीखा। अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि 4f एंड 5d, 4f एंड 5d नहीं 5p लेते हैं, 5p, बिना ऑफ्वा डायग्राम में गए हुए इसकी एनर्जी कंपेयर करो। ये बताओ, इसमें n इज इक्वल टू 4, कोई डाउट? l इज इक्वल टू 3, कोई डाउट? अरे f ऑर्बिटल, l का 0 1 2 3 s p d f सब भूल गया? तो f ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 3। ये बताओ कि n प्लस एल कितना हुआ इसका? 7। इसके लिए n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, तो n प्लस एल कितना हो गया? 6। किसका n प्लस एल ज़्यादा है? 4f का। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 4f की, यानी कि एनर्जी ऑफ 4f इज ग्रेटर देन 5p। समझ गया? अब जरा डायग्राम में जाके देख लो, 4f की ज़्यादा है 5p से, 4f की ज़्यादा है 5p से एनर्जी। यहाँ देखो 5p पहले आ रहा है, 5p उसके बाद 6s, तब जाके आएगा 4f, है कि नहीं? तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n प्लस एल से बता सकते हैं हम। जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये तो एक रूल हो गया। एक और रूल इसमें याद रखना, ये सब ऑफ्वा के अंदर ही है। जरा हम अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए ऑफ्वा प्रिंसिपल के रूल को थोड़ा, डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट हमें 3-4 ऑर्बिटल दे दे और पूछे कि सबकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो हम सबका n प्लस एल निकाल लेंगे। जिसकी n प्लस एल होगी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। समझ गया?
दूसरा पॉइंट है इफ n प्लस एल आर सेम। ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जिसमें कि n प्लस एल इक्वल हो जाएगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n हायर द एनर्जी, हायर द एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल देखो, 4p3d। अब ये बताओ कि 4p ऑर्बिटल में n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 है, कोई डाउट? और p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1, तो n प्लस एल कितना हो गया? 4 प्लस 1 5। 3d ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2d ऑर्बिटल, सो n प्लस एल इज अगेन 3 प्लस 2 5। और अगर इन दोनों का n प्लस एल इक्वल आ जाए तो रूल 1 नहीं, इसका सेकेंड रूल लगाना है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n हायर द एनर्जी। n किसका बड़ा है? 4p का, और इसलिए एनर्जी में 4p ग्रेटर देन 3d होगा। वेदांत ने हैंड रेज किया, बताओ बच्चे क्या कष्ट है? बच्चा क्या परेशानी है? कौन सा वाला बोलो? ये सेकंड रूल वाला? अच्छा ये रूल कहता है कि एक तो हो गया कि n प्लस एल निकाल के देखना है, जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो था रूल 1। लेकिन अगर n प्लस एल इक्वल आ जाए, अगर n प्लस एल दो डिफरेंट ऑर्बिटल का सेम आ जाए तो क्या करेंगे? फिर सिर्फ देखेंगे n, लेकिन ये कब होगा? जब n प्लस एल इक्वल आ जाए, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अब मैंने एग्जांपल लिया था 4p और 3d का। अच्छा 4p ऑर्बिटल में n इज इक्वल टू 4 है, ये तो समझते हो ना? ये जो 4 है नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है। l इज इक्वल टू 1 है, ये भी समझते हो, कहाँ से आया? p ऑर्बिटल के लिए l 1 होता है, तो n प्लस एल इसके लिए हमने देखा तो 5 आ गया, 4 प्लस 1, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1। अब देखो इसमें आ जाओ, n इज इक्वल टू 3, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है ना। 3d ऑर्बिटल, ये जो नंबर होता है ये n ही तो होता है, और d ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 2 होता है, तो इसका n प्लस एल किया तो कितना आ गया? 5। देखो दोनों का n प्लस एल आ गया 5। तब जाके कहेंगे कि जिसकी n बड़ी उसकी एनर्जी ज़्यादा। n किसकी बड़ी है? 4p की, 4 इज ग्रेटर देन 3। वेदांत अब समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो n प्लस एल देखना है, अगर डिफरेंट है तो जिसका ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा, और अगर n प्लस एल इक्वल आ जाए तो जिसकी n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ये है ऑफवा प्रिंसिपल, समझ गया? अब चलो सेकंड रूल पे, इसका एक आध और एप्लीकेशन देख सकते हो, जरा एक बार और इसको लगा लो एक और एग्जांपल में। मान लो 4f और 5d की एनर्जी कंपेयर करनी है, बताना है किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। आप लोग ट्राई करो, n प्लस एल रूल से। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3f ऑर्बिटल, n प्लस एल आ गया 7। यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2। सो n प्लस एल
7, दोनों का इक्वल आ गया। तो दोनों का जब इक्वल आ गया तब क्या देखोगे, n। जब n प्लस एल इक्वल आ जाए तो n देखेंगे, n किसकी बड़ी है, 5d की। तो क्या कहेंगे कि 5d की एनर्जी ज़्यादा है 4f से। ये है ऑफ्वा प्रिंसिपल। ऑफ्वा प्रिंसिपल के दो अप्रोच मैंने आपको बताए। अगर हमें सीरियली एनर्जी लिखना है ऑर्बिटल का तब तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ऑर्बिटल दी गई है और कंपेयर करना है एनर्जी तो बेहतर होगा कि हम n प्लस एल से कंपेयर कर लें। n प्लस एल से कंपेयर करेंगे तो इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर पता चलेगा। अब हाँ, जब इक्वल आ जाए तो n की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकेंड रूल पे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी एक साइंटिस्ट के नाम से है। इसको कहते हैं बच्चे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना क्या है ये। पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सभी 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन का n भी सेम हो, l भी सेम हो, m भी सेम हो, s भी सेम हो, ये असंभव है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनिक होता, वैसे ही जैसे कि स्पेस में दो डिफरेंट पॉइंट के XYZ कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते। अगर XYZ कोऑर्डिनेट सेम है तो दो अलग पॉइंट वो है ही नहीं, वो एक ही पॉइंट है। सही बात है या नहीं। तो उसी तरह से ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑल 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते, मैच नहीं कर सकते। कम से कम एक क्वांटम नंबर जरूर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have all 4 sets of quantum number same. At least one of the quantum number must be different for the 2 electrons. कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए। तो अब जरा हम इसको लिखते हैं। पहले ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all 4 quantum numbers, all 4 quantum numbers। अगर सेम हो गया तो पूछ रहा है क्या होगा। अगर सेम हो गया तो दो अलग इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अलाउड नहीं होगा। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, वॉइस इज नॉट क्लियर। आज भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में आज भी दिक्कत आ रही है। प्रथमेश कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है ना।
प्रथमेश का आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, देखो जरा क्या दिक्कत है तुम्हारे सिस्टम में। कह रहा है no two electron in an atom can have all 4 quantum numbers same। एक तो तुम लोग पहले अपना माइक बंद रखा करो, सब माइक खोल के बैठा होता है, इसके वजह से डिस्टरबेंस दूसरे को होती है। No two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers same। At least one of the quantum number must be different। कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना जरूरी है, समझा ना। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ। एक एटम लो हीलियम, जल्दी बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये क्या बताता है एटॉमिक नंबर? ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। अपने को अभी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, जानते हो ना बच्चे। यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सुनो, ऑफवा प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफवा प्रिंसिपल कहता है कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना, चुपचाप बैठा से। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? जल्दी बोलो। 1s। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। ठीक, तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि 1s में ही रख दें दोनों को। ठीक, अब जरा देखो ऑर्बिटल को ध्यान से देखना। ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स डायग्राम से दिखाया जाता है। ये देखो हो गया 1s। 1s हमने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन को 1s में उठा के रख दिया। ध्यान से देखना, पकड़ना, ये बात अभी समझ गए तो समझ गए, नहीं तो अंत तक अच्छों को समझ में नहीं आता है कि है क्या ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हमने 1s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अभी तक किसकी बात सुन के? ऑफवा की बात सुन के, जिसने कहा कि लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखो। हमने 1s में रख दिया। अब जरा देखते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं। E1 E2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने E1 E2 लिखा है। ये बताओ दोनों के लिए n की वैल्यू दोनों के लिए 1 है कि नहीं? समझ में आए तो बोलना। 1s में है तो दोनों के लिए n की वैल्यू 1 है। अरे है ना? s ऑर्बिटल में है तो दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल। और अगर l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलो। अरे m का वैल्यू -l से +l नहीं था, इंक्लूडिंग 0। तो अगर l 0 है तो m भी तो 0 हो गया। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि अगर 1s ऑर्बिटल में दोनों को रख दोगे तो 3 क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से ही सेम होके बैठा है। दोनों का n सेम है, दोनों का l सेम है, दोनों का m सेम है या नहीं? तो अगर पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को ओबे करना है तो अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है कि दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट कर दो। बचा है कि नहीं?
यानी कि s की वैल्यू एक के लिए रख देंगे +12 और एक के लिए रख देंगे। ये बात समझ में आए आपको कि अगर 1s ऑर्बिटल में हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो उनके लिए 3 क्वांटम नंबर तो पहले से ही इक्वल हुआ पड़ा है या नहीं? दोनों का n सेम है, दोनों का l सेम है, दोनों का m सेम है। अब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि सभी 4 क्वांटम नंबर मैच नहीं कर सकते। 3 तो मैच किया हुआ करके बैठा है पहले से ही। तो अगर पॉली की बात माननी है तो स्पिन क्वांटम नंबर ऑपोजिट रखना पड़ेगा। मान लो किसी ने दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर +12 रख दिया तो क्या होगा? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा कि नहीं? चारों इक्वल हो जाएंगे ना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ओबे करवाना है तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर ऑपोजिट होने जरूरी हैं, नहीं तो ऑल 4 के 4 इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का मैच हो रखा है। देखो दोनों का सब्सिडियरी क्वांटम नंबर मैच हो रखा है। देखो दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैच हो रखा है या नहीं? तो बचा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। अब पॉली कहता है 4 के 4 मैच नहीं कर सकता, कम से कम एक डिफरेंस तो जरूरी है। तो डिफरेंस कहाँ लाएंगे? स्पिन क्वांटम नंबर में। ये बात समझ में आई सबको? और उसको बॉक्स में अब कैसे दिखाएंगे ये देखो। कहेंगे कि ये 1s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसके स्पिन ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट स्पिन को देखो ऐसे दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे हाफ एरो ऊपर, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे हाफ एरो नीचे। समझ में आई बात? अरे बोलो। ये मान लो E1 है तो ये E2 है। अरे अपोजिट स्पिन को हाफ एरो से भी दिखाते हैं। ये अगर +12 हो गया तो ये -12 हो गया। ये बात समझ में आई सबको? तो ये बताओ कि एक ऑर्बिटल, ध्यान से सुनो फिर से, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना जरूरी है। ये किसने बताया? पॉली ने। क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उसका 3 क्वांटम नंबर तो हमेशा मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा डिफरेंस के लिए? स्पिन क्वांटम नंबर। सुना और समझा सबने ये कंडीशन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का? इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनके स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है, तभी तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ओबे होगा, क्योंकि बाकी 3 तो हमेशा ही मैच रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन डायरेक्शन, किसने बताया? कहेंगे पॉली ने बताया, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने बताया। समझा? ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इससे हमने ड्रॉ किया कि 2 electrons in an orbital must have opposite spin direction, अपोजिट स्पिन डायरेक्शन। उनके स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। समझा? in order to obey the
पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे इसको, पीईपी, ऊपर मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इतना अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ बोलो, समझा क्या? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन डायरेक्शन। एक ऑर्बिटल में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उनके स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यानी कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, नहीं तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा सिचुएशन देखो। एक अब नेक्स्ट एलिमेंट लो, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? लो एनर्जी ऑर्बिटल में होना चाहिए। और लोएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिटल का है? 1s ऑर्बिटल का है। तो हम क्या चाहेंगे कि तीनों इलेक्ट्रॉन को ठूस के भर दें 1s में ही। हम तो यही चाहेंगे ना, लोएस्ट एनर्जी वाला में रहे। हम ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो हमने क्या किया, 1s ऑर्बिटल को थोड़ा बड़ा बनाया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये है 1s। अब इसको मैं लिख रहा हूं E1, E2, E3। इन सब के लिए बताओ n = 1 है कि नहीं? और जब 1s में है सभी इलेक्ट्रॉन तो n तो सबके लिए 1 है। सबके लिए L 0 है या नहीं? एक ही ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है, तो सबके लिए L 0। और जब L 0 है तो सबके लिए M 0, क्योंकि L 0 के लिए M का एक ही वैल्यू होता है 0। ये तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से सुनना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये 3 क्वांटम नंबर ऑलरेडी मैच हो चुका है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन का n सेम है, L सेम है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? स्पिन क्वांटम नंबर है या नहीं? स्पिन क्वांटम नंबर हमने क्या किया, E1 को स्पिन क्वांटम नंबर हमने दे दिया +½ अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? सिर्फ 2, +½ एंड -½ होता है ना? अरे होता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर के तो 2 ही वैल्यू होता है ना, +½ एंड -½ एक को दे दिया +½ तो दूसरे को दे देंगे -½ अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को स्पिन क्वांटम नंबर क्या दोगे? अगर +½ दोगे तो ये बताओ, ये इससे मैच कर गया कि नहीं? अरे मैच कर गया कि नहीं? यानी कि E1 और E3 फर्स्ट और थर्ड इलेक्ट्रॉन का सभी 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो गया कि नहीं? और अगर किसी ने -½ कर दिया इसका, तो वो इससे मैच कर जाएगा। यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का कोई भी वैल्यू रखो, वो बाकी 2 में किसी न किसी के स्पिन क्वांटम नंबर से मैच कर जाएगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू ही 2 होता है। इससे क्या पता चला कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह ही नहीं सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रहा तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट होगा ही होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आपको? अगर
अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम 1s ऑर्बिटल में रखेंगे तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी न किसी के साथ उसके सभी 4 क्वांटम नंबर मैच कर जाएंगे और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ बच्चे कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। सही है या नहीं? The capacity of an orbital is 2 electron. An orbital cannot hold more than 2 electron. एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सभी 4 क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। 2 कंक्लूजन देखो इससे ड्रॉ हुआ पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके स्पिन अपोजिट होने चाहिए, और दूसरा एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है। सही बात है ना? सो an orbital can have a maximum of 2 electrons to obey the पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो अगर ऐसा है तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने इसमें रखा ये अब गलत है, इसमें नहीं रह सकता है। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, तो इसलिए लिथियम जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है इसके 1s में, ध्यान दो 1s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 1s के बाद जाके देखो 2s है एनर्जी में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1s ऑर्बिटल के बाद जो नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो है 2s। कहाँ गया? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है 1s, फिर क्या आया 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s। समझ गए? तो 2s ऑर्बिटल में वो आ जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s की या किसी भी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की। समझ गया ना? तो आज 2 रूल मैंने आपको बताया है, ऑफवा प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसको ठीक से जरा रिवाइज आज करना है 1 घंटे, और फिर कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने कहा 2 और रूल बचा है उसको लिख के, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। ठीक? सो आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? सब कुशल मंगल? अच्छा, ये गायब कौन हो जाता है? अंत होते होते 2-3 गायब हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी हालत है, एकदम मोटिवेशन ही गायब हो गया बच्चों का। क्या करें? ये देखो कौन कौन गायब हुआ। वेदांत गायब हो गया, और कौन कौन गायब हुआ? विशाल नहीं, वेदांत है। स्वाति गायब है, नेहा गायब है, प्रांजलि गायब है। ओ माय गॉड, कहाँ रहते हैं सब बच्चे? क्या करें इनका? चलो, सी यू टुमारो।